Hi students, my name is Faiz Sakir. Welcome to second lesson of history, nationalism in India. बच्चों, आज से हम लोग आपकी हिस्ट्री का सेकंड लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है नेशनलिज्म इन इंडिया। बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेसन है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस लेसन को ध्यान से पढ़ेंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग आपकी इस लेसन का पेज नंबर 1 को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कहता है, एज यू हैव सीन मॉडर्न नेशनलिज्म इन यूरोप केम टू बी एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट्स। कहता है कि जैसा कि आपने देखा, यानी कहने का मतलब कि फर्स्ट चैप्टर में जो आपने पढ़ा था कि यूरोप में जो मॉडर्न नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट आया, उसके वजह से आप देखेंगे कि यूरोप में जो है वह डायनेस्टी, एम्पायर वगैरह का कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया और आप देखेंगे कि यूरोप में जो है वह नेशन स्टेट्स का फॉर्मेशन हुआ। जैसा कि हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, अगर आपको याद हो कि किस तरह से इटली का फॉर्मेशन हुआ था, जर्मनी किस तरह से बना था, बेल्जियम किस तरह से बना था, ग्रीस जो है वह किस तरह से एक नेशन स्टेट बना था। तो फर्स्ट लाइन में यही समझाने की कोशिश कर रहा है कि यूरोप में मॉडर्न नेशनलिज्म का जब कॉन्सेप्ट आया तो आप देखेंगे कि उसके वजह से आप देखेंगे कि यूरोप में जो है वह नेशन स्टेट्स का कॉन्सेप्ट आया, डायनेस्टी, एम्पायर वगैरह का कॉन्सेप्ट जो है वह ख़त्म हो गया। यूरोप के जो मैक्सिमम हिस्से जो थे आप देखेंगे कि वह नेशन स्टेट में तब्दील हो गए। इट ऑल्सो मेंट a change in people's understanding of who they were and what defined their identity and sense of belonging। कहता है कि लोगों की सोच पर भी जो है इसका असर हुआ। लोग ये सोचने पर मजबूर हुए कि वे कौन हैं, उनकी आइडेंटिटी क्या है, सेंस ऑफ बिलोंगिंग क्या है। New symbols and icons, new songs and ideas forged new links and redefined the boundaries of communities। यहाँ पर कह रहा है कि आप देखेंगे कि यूरोप में जब मॉडर्न नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट आया तो नए सिम्बॉल्स, आइकन्स, न्यू सॉन्ग्स वगैरह भी जो है वह वजूद में आए। जैसे हमने देखा था कि जो पेंटर्स वगैरह थे, जो आर्टिस्ट थे, आप देखेंगे कि उन्होंने जो है लिबर्टी को, जस्टिस को, फ्रीडम को जो है अलग अलग सिम्बॉल्स से जो है वो दर्शाने की कोशिश की थी। जैसे हमने देखा था कि उन्होंने नेशन को जो है वह फीमेल फिगर से दर्शाने की कोशिश की थी। उसके अलावा आप देखेंगे कि न्यू सॉन्ग्स, यानी कहने का मतलब है कि नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग्स वगैरह जो है कंपोज किए गए थे। फिर यहाँ पर कह रहा है कि आप देखेंगे कि कम्युनिटीज़ की क्या बाउंड्री जो है, क्या बाउंड्री होगी, मतलब कौन सी कम्युनिटी की क्या बाउंड्री होगी, क्या सीमा होगी, इसको भी रीडिफाइन करने की कोशिश की गई। बेल्जियम कहाँ से कहाँ तक होगा, इटली कहाँ से कहाँ तक होगा, जर्मनी कहाँ से कहाँ तक होगा, इन तमाम चीज़ों को फिर से रीडिफाइंड करने की कोशिश की गई। तो यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा है, जो अभी हमने पढ़ा, कि यूरोप में जो मॉडर्न नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट आया उसके वजह से आप देखेंगे कि यूरोप में जो डायनेस्टी, किंगडम वगैरह का कॉन्सेप्ट जो था वह ख़त्म हो गया और मैक्सिमम यूरोप जो है वह नेशन स्टेट में तब्दील हो गया। लोगों की समझ जो है वह विकसित हुई कि वे कौन हैं, उनकी क्या पहचान है, सेंस ऑफ बिलोंगिंग क्या है उनकी। फिर कहता है कि आप देखिएगा कि जब यूरोप में मॉडर्न नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट आया तो न्यू सिम्बॉल्स, आइकन्स, न्यू सॉन्ग्स वगैरह जो है वह वजूद में आए। फिर आप देखेंगे कि किस नेशन स्टेट की बाउंड्री क्या होगी, सीमा क्या होगी, इसको भी जो है फिर से रीडिफाइंड करने की कोशिश की गई। इन मोस्ट कंट्रीज द मेकिंग ऑफ दिस न्यू नेशनल आइडेंटिटी वाज अ लॉन्ग प्रोसेस। कहता है कि मैक्सिमम देशों में ये जो न्यू नेशनल आइडेंटिटी जो थी
उसको बनने में बहुत ज़्यादा वक्त लगा। वह एक लंबा प्रोसेस था। जैसे हमने इटली में देखा था, हमने जर्मनी में देखा था, हमने ब्रिटेन के केस में देखा था। आप देखेंगे कि ब्रिटेन को एक नेशन स्टेट बनने में जो है वह एक लंबा वक्त लगा था। हाउ डिड दिस कॉन्शियसनेस इमर्ज इन इंडिया? कहता है क्या कि भारत में ये फीलिंग जो है वह किस तरह से डेवलप हुई, मतलब भारत में जो है वह नेशनलिज्म जो है वह किस तरह से डेवलप हुई। इस चैप्टर में हम इसी चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। तो उम्मीद है कि फर्स्ट पैराग्राफ आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। फर्स्ट पैराग्राफ आपको उसी वक्त अच्छे तरीके से समझ में आएगा जब आपने फर्स्ट लेसन पढ़ा होगा। इस चीज़ को ध्यान में रखिए। अगर आप नहीं पढ़े हुए हैं तो फर्स्ट लेसन पर जो मैंने वीडियोज बनाए हैं आप उनको एक बार देखें। तो हमने पैराग्राफ नंबर 1 में डिस्कस किया कि यूरोप में जो मॉडर्न नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट आया उसके वजह से आप देखिएगा कि यूरोप से जो है डायनेस्टी, किंगडम्स वगैरह का कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया। यूरोप के मैक्सिमम हिस्से जो है वो नेशन स्टेट में तब्दील हो गए। लोगों की समझ विकसित हुई कि वे कौन हैं, उनकी क्या पहचान है। उसके अलावा नए नए सिम्बॉल्स, आइकन्स, न्यू सॉन्ग्स वगैरह जो है वजूद में आए। किस देश की क्या सीमा होगी इसको भी फिर से रीडिफाइन करने की कोशिश की गई। और कहता है क्या नेशन स्टेट के बनने में जो है वह एक लंबा वक्त लगा। बहुत सारे देश जो नेशन स्टेट जो बने उनको बनने में एक लंबा वक्त लगा है। यहाँ पर कह रहा है कि भारत में ये फीलिंग जो है वह किस तरह से इमर्ज हुई। हम लोग इसी चीज़ को इस चैप्टर में समझने की कोशिश करेंगे। आपको बार बार कह रहे हैं कि ये लेसन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे। चलिए अब हम लोग सेकेंड पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। कहता है इन इंडिया एज इन वियतनाम एंड मेनी अदर कॉलोनीज द ग्रोथ ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म इज इंटीमेटली कनेक्टेड टू द एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। कहता है कि भारत में जो है, भारत में जैसा कि वियतनाम और दुनिया की जो दूसरी जो कॉलोनी जो थी उनकी तरह ही भारत में जो नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट आया वह एंटी कॉलोनियल मूवमेंट की वजह से आया। मतलब भारत में जो नेशनलिज्म जो था, भारत में जो नेशनलिज्म जो विकसित हुआ उसका कहीं ना कहीं जुड़ाव जो है वह एंटी कॉलोनियल मूवमेंट से है। यानी कहने का मतलब है कि आप देखिएगा कि कॉलोनीज में जो नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट आया वह एंटी कॉलोनियल मूवमेंट के द्वारा आया। मैंने आपको बताया था कि अर्नेस्ट रेनन ने कहा था कि देश कब बनता है, तो देश उस वक्त बनता है जब आप एक साथ मिलकर संघर्ष करते हैं। तो जब अंग्रेज भारत में आए तो आप देखेंगे कि उन्होंने भारत के मैक्सिमम लोगों को जो है, भारत में जितने भी लोग थे तमाम लोगों को उन्होंने परेशान किया और तमाम लोग जो है वो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ हो गए। उन्होंने जो है मूवमेंट चलाया, एंटी कॉलोनियल मूवमेंट चलाया। और उसी दौर में आप देखेंगे कि जो है भारत में नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट आता है। उसी दौर में भारत जो है वह नेशन स्टेट बनना स्टार्ट होता है। तो कहता है कि अब भारत में नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट जो है वह एंटी कॉलोनियल मूवमेंट के द्वारा आता है। बात समझ में आ गई? तो इसी चीज़ को यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा है कि भारत में जो नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट जो है वह कैसे आता है। तो जब हमने अंग्रेज़ों के खिलाफ आंदोलन चलाया तो आप देखेंगे कि उसमें भारत के जितने भी तबके के लोग थे, जितने भी धर्म के लोग थे, जितने भी भाषा के बोलने वाले लोग थे, तमाम जो अलग अलग क्षेत्र के लोग जो थे वह तमाम जो है वो अंग्रेज़ों के खिलाफ यूनाइट हो गए। हम लोगों ने एक साथ मिलकर संघर्ष किया जिसकी वजह से जो है वो भारत में नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट आया। ठीक है। फिर कहता है पीपल बिगन डिस्कवरिंग देयर यूनिटी इन द प्रोसेस ऑफ देयर स्ट्रगल विथ कॉलोनियलिज्म। कहता है क्या कॉलोनियलिज्म के खिलाफ जब लोगों ने संघर्ष करना स्टार्ट किया तो उनके अंदर यूनिटी आई और आप देखेंगे कि वहीं से जो है वह भारत नेशन स्टेट बनना स्टार्ट होता है। द सेंस ऑफ बीइंग ऑप्रेस्ड अंडर कॉलोनियलिज्म प्रोवाइडेड अ शेयर बॉन्ड दैट टाइड मेनी डिफरेंट ग्रुप्स टुगेदर।
कहता है कि यह जो है फीलिंग कि भारत के तमाम लोगों पर अंग्रेज कहीं ना कहीं जो है वो जुल्म कर रहे हैं, आप देखेंगे कि उसने जो है, इस सोच ने जो है भारत के तमाम लोगों को जो है एक कर दिया। बट ईच क्लास एंड ग्रुप फेल्ट द अफेक्ट ऑफ कॉलोनियलिज्म डिफरेंटली। कहता है क्या, लेकिन हर तबके ने, हर ग्रुप ने जो है कॉलोनियलिज्म की अफेक्ट को अलग अलग तरीके से एक्सपीरियंस किया। देयर एक्सपीरियंसेज वर वैरिड एंड देयर नोशंस ऑफ फ्रीडम वर नॉट ऑलवेज द सेम। कहता है क्या कि उनके एक्सपीरियंसेस जो है, उनके अनुभव जो है वो अलग अलग थे। मतलब कहने का मतलब अंग्रेज़ों ने भारत के अलग अलग तबके के लोगों को, अलग अलग धर्म के लोगों को, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोगों को अलग अलग तरीके से परेशान किया। लेकिन अंग्रेज़ों ने तमाम लोगों को परेशान किया और नतीजा ये हुआ कि तमाम लोग अंग्रेज़ों के खिलाफ यूनाइट हो गए और इसी दौरान जो है उनके अंदर यूनिटी आई। कहता है कि उनके एक्सपीरियंसेस जो है वह अलग अलग थे और उनके लिए आज़ादी के मायने भी अलग अलग थे। मतलब हर तबके के लिए आज़ादी का मतलब जो है वह अलग अलग था। द कांग्रेस अंडर महात्मा गांधी ट्राइड टू फॉर्ज दिस ग्रुप्स टुगेदर विद इन वन मूवमेंट बट द यूनिटी डिडंट इमर्ज विदाउट कन्फ्लिक्ट। कहता है कि महात्मा गांधी के लीडरशिप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसको हम कांग्रेस पार्टी भी कहते हैं, आप देखेंगे कि इन तमाम ग्रुप्स को एक साथ भारतीयता के एक छतरी के नीचे जो है वह लाने में कामयाब हुई। मतलब जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो थी, जो कांग्रेस पार्टी जो थी जिसने आज़ादी की लड़ाई जो है वो लड़ी थी, आप देखेंगे कि कांग्रेस पार्टी महात्मा गांधी के लीडरशिप में, नेतृत्व में, ये तमाम जो तबके के लोग जो थे जिनको अंग्रेज़ों ने सताया था, जिनको अंग्रेज़ों ने परेशान किया था, वह उन तमाम लोगों को भारतीयता के छतरी के नीचे लाने में कामयाब हुई, जो है आंदोलन में जोड़ने में कामयाब हुई। बट द यूनिटी डिडंट इमर्ज विदाउट कन्फ्लिक्ट। कहता है कि लेकिन यूनिटी जो है, एकता जो है, बिना कन्फ्लिक्ट के इमर्ज नहीं होती है। तो आपको इतनी बात समझ में आ गई। फिर कहता है, इन एन अर्लियर टेक्स्ट बुक you have read about the growth of nationalism in India up to the first decade of the 20th century। कहता है क्या कि इसके पहले वाले बुक में आपने जो है भारत में जो नेशनलिज्म का ग्रोथ जो था वो आपने 20th सेंचुरी के फर्स्ट डिकेड तक पढ़ा था। इन दिस चैप्टर वी विल पिक अप द स्टोरी फ्रॉम द 1920s एंड स्टडी द नॉन कोऑपरेशन एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट्स। कहता है कि इस चैप्टर में हम लोग 1920 के दशक से 1920 से इस लगा हुआ है, मतलब डिकेड के बारे में बात हो रही है। 10 साल का जो एरा जो है उसको डिकेड कहते हैं, दहाई कहते हैं, दशक कहते हैं। वहाँ से हम लोग मतलब 1920 के दशक से हम लोग इस चैप्टर में कहानी को स्टार्ट करेंगे और इस चैप्टर में हम लोग मेनली जो है वह नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट्स को समझने की कोशिश करेंगे। दोनों मूवमेंट्स जो हैं वह बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। इन मूवमेंट्स का असर जो है वह आप देखिएगा कि दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में हुआ। जैसे आप देखिएगा कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के जरिए ही नेल्सन मंडेला ने साउथ अफ्रीका को रेसिस्ट गवर्नमेंट से निजात दिलाया। आप देखेंगे कि इसी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट्स का सहारा लेकर मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने अमेरिका में जो काले लोग जो थे उनको उनका अधिकार दिलाया। तो इन सब चीज़ों को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो कहता है क्या कि इस चैप्टर में हम लोग 1920 के दशक से स्टोरी को स्टार्ट करेंगे, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट्स को डिस्कस करेंगे। We will explore how the Congress sought to develop the national movement, how different social groups participated in the movement, and how nationalism captured the imagination of people। कहता है कि हम इस चैप्टर में समझने की कोशिश करेंगे, एकदम डिटेल में इसको समझेंगे हम लोग
कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो कांग्रेस पार्टी जो थी जिसने आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी, किस तरह से उसने नेशनल मूवमेंट को डेवलप किया, किस तरह से वह भारत के तमाम लोगों को भारतीयता के छतरी के नीचे लाने में कामयाब हुई। अलग अलग तबके के लोगों ने आंदोलनों में किस तरह से हिस्सा लिया और ये जो नेशनलिज्म का जो कॉन्सेप्ट जो था वह लोगों के दिमाग में किस तरह से छाया। तो इस चैप्टर में हम लोग जो है वह इसी को डिस्कस करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हमने पढ़ा, फिर से आपको एक बार बता दें, आज के इस चैप्टर में आज के इस वीडियो में हमने पढ़ा कि यूरोप में मॉडर्न नेशनलिज्म का जब कॉन्सेप्ट आया तो आप देखेंगे कि यूरोप में डायनेस्टी किंगडम का कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया, यूरोप का मैक्सिमम हिस्सा जो है वह नेशन स्टेट में तब्दील हो गया। कहता है कि भारत में जो नेशनलिज्म जो है वह एंटी कॉलोनियल मूवमेंट के द्वारा आया। यानी कहने का मतलब, जब भारत के तमाम लोगों को अंग्रेज़ों ने परेशान किया तो तमाम लोग अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ यूनाइट हो गए, उन्होंने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ मूवमेंट चलाया और आप देखेंगे कि उसी मूवमेंट के दौरान भारत के तमाम लोग जो है वह यूनाइट हुए और उनके अंदर यूनिटी आई और नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट जो है वह चला आया। तो हमारे यहाँ जो नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट जो है वह एंटी कॉलोनियल मूवमेंट के दौरान आया है। और कहता है क्या कि आप देखेंगे कि महात्मा गांधी के लीडरशिप में इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वह तमाम जो भारत के लोग जो थे उन तमाम लोगों को भारतीयता के छतरी के नीचे लाने में कामयाब हुई। कहता है क्या कि इस चैप्टर में हम लोग 1920 से कहानी को स्टार्ट करेंगे, 1920 से कहानी को स्टार्ट करेंगे, 1920 के दशक से कहानी को स्टार्ट करेंगे और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट्स को डिस्कस करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, यूज़फुल लगा होगा। आप एनसीईआरटी का बुक ओपन करके पढ़ें तो यह वीडियो और ज़्यादा समझ में आएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। दैट्स ऑल, थैंक यू।